audio jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः आईसीसी के जो साहित्य भाग है, साहित्य सागर का गद्य भाग, उसमें एक निबंध है जिसकी चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे, भीड़ में खोया आदमी। उसके लिए जैसा कि हम हमेशा आपके समक्ष उन्हें पुकारते हैं, इस बार भी पुकारेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की। आज वह स्वयं आई हैं, हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। सीधे उन्हें आमंत्रित करते हैं। नमस्कार मैम नमस्कार, आपका स्वागत। शायद आपको मैम आपका शायद वो कैमरा शायद ऑफ है या फिर कहीं तकनीकी कारण की वजह से आप दिख नहीं रही हैं। हेलो, दिख नहीं रहे हैं जी खैर कोई बात नहीं, हम इंटरनेट। लोग जी शुरू करते हैं। हमारा जो आज का विषय जो है वो भीड़ में खोया आदमी है। उसमें हम आवाज आ लोग रही है त्रिलोकनाथ जी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। शुरू कर मेरे ख्याल से शुरू कर लेते हैं, फिर हो सकता है कि हाँ जी बिल्कुल आप दिख रही हैं। स्वागत, जी शायद हो तकनीकी जी कारण से हाँ, दिख नहीं पा रही थी। आपका पुनः स्वागत है मैडम, और मैं चाहूंगा जी कि ये पार्ट जो है अब आपके हवाले, और हम आपको सुनना चाहेंगे। जी। लो। भीड़ में खोया आदमी निबंध है श्री लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी का लिखा हुआ। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपसे बताना चाहूंगी, इनका संक्षिप्त परिचय। लीलाधर शर्मा पर्वतीय जी का जन्म 1 जनवरी सन 1919 को अल्मोड़ा के किसान परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन में प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़कर वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। अतः बीच बीच में जेल यात्राओं के कारण नियमित अध्ययन खंडित होता रहा। बाद में काशी विद्यापीठ वाराणसी से उन्होंने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होते ही उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। वहां जेल में भी उन्होंने अपना अध्ययन क्रम बनाए रखा। स्वाधीन भारत में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में यश अर्जित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति से उसके स्थापन काल से ही वे संबद्ध रहे और कई वर्ष तक उसके सचिव रहे। उत्तर प्रदेश शासन के उप सूचना निदेशक पद से सन 1979 में वे सेवानिवृत्त हुए। पर्वतीय जी की भाषा सरल और सुबोध है। उनकी रचनाओं में कथा की शैली का आनंद रहता है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुई हैं।
उन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का संपादन भी किया है। हिंदी के विकास में पर्वतीय जी का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरसता से प्रस्तुत करने में वे बेजोड़ हैं। तो आइए सुनते हैं उनका लिखा निबंध भीड़ में खोया आदमी। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती हैं। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहां पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूं कि उसके अंदर तिल रखने को भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने मुझे खिड़की से छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूं, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूं अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहां भी गया था। पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने के बाद जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ, पर जल्दी नौकरी पाने की आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से ही इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का ये हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारी की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छपाने के लिए गली के अंदर ये छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन चुकी है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही ये दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खदान घट रहे हैं। उसी समय श्यामलाल जी की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखें। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में ही नहीं आता कि ऐसी भीड़ क्यों है।
अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे भी अब कम पड़ रही हैं। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का थका हारा झुंझलाया स्वर सुनाई पड़ा। माँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो। आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को ही नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा कि आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकान है, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। ये भीड़ क्यों बढ़ती चली जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले हमें ही अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या ये भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी, कुपोषण, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद ये तो समझ ही जाता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता चला गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएगा। जी बिल्कुल। यदि हम लोग नहीं चेते तो निश्चित तौर पे हम लोग की स्थिति दयनीय होगी, क्योंकि संसाधन घट रहे हैं और आबादी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर नियंत्रण अवश्य करनी चाहिए, और काफ़ी कुछ कहा गया है, सरकार के मार्फत से भी बहुत कुछ बताया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत कुछ कहा, जैसे कि यहाँ पर हाल ही में हम लोग सुने भी थे, लाल किले से उन्होंने कहा भी था कि मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ, आप देखिए, जनसंख्या विस्फोट है बड़ा संकट। इस प्रकार की बातें जो हैं हमारे सामने हैं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोग बेतरतीब हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक भारतीय होने के नाते जो कर्म करने चाहिए वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये विषय अब तक सभी को प्रतीत हो गया होगा, जान गए होंगे किस पर चर्चा, फिर भी इस पर थोड़ी सी और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे मैडम जी। ने बड़ा करारा व्यंग करा है। उन्होंने अपने मित्र जो श्यामला बाबू हैं, उनके परिवार की स्थिति बताई है कि पूरा परिवार खुद ही इस बात से बहुत त्रस्त है कि हर जगह लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है, जबकि उनके खुद के परिवार में इतने सारे सदस्य हैं। और श्यामला बाबू भी इस विपदा को झेल रहे हैं। जैसे कि उनकी पत्नी ने बताया कि दर्जी की दुकान पे भीड़ है, लड़का कहता है दूसरा वाला कि राशन की दुकान में भीड़ है इसलिए नहीं मिल पाया, बड़े लड़के को नौकरी नहीं मिली क्योंकि सब जगह रोजगार वाला जो दफ्तर है उसमें इतनी भीड़ है। तो ये लेखक ने एक तरह से इस बात को समझाया है कि उनके परिवार में खुद इतने सारे मेंबर्स हैं, इतने सारे सदस्य हैं। इस कारण भी अगर परिवार में इसी तरह से सदस्यों की बढ़ोतरी होती रहेगी तो
जाहिर सी बात है कि जनसंख्या विस्फोट एक दिन हो जाएगा। बिल्कुल। और तब चीज़ें सँभलने को नहीं रहेंगी, हम सँभाल भी नहीं पाएँगे। आज दयनीय स्थिति है, अगर पिछड़ा हुआ देश है तो ये भी एक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है और इस पर निश्चित तौर पे सबकी दृष्टि होनी चाहिए, सावधान होना चाहिए और शायद इसीलिए इसे निबंध में, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी डाला गया है। जी हाँ, मैडम आपको पुनः नमन है। आज तकनीकी कारण से तो थोड़ी-सी असुविधा हुई है, परंतु मुझे लगता है कि हमारी बात जो है जनता तक ज़रूर पहुँची है। तो इसके लिए आपको पुनः नमन करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे मैम। आप यूँ ही जुड़ते रहें और हमारा मनोबल और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहें। आपका पुनः स्वागत रहेगा। जी, इन्हीं शब्दों के साथ जी, आपको नमन है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्ते। मैडम। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों कुछ चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। जैसा कि यह विषय जो है, मुख्य पात्र की ओर देख लेंगे, सीधे-साधे हैं, श्यामलाकांत बाबू हैं, दीनानाथ जी हैं और उनकी पत्नी के विषय में बताया गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।